अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आया मोहम्मद जावेद हाशमी। डियर व्यूवर, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ लेक्चरर मैथ्स प्रिपरेशन। डियर व्यूवर, आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स इंटीग्रेशन के अबाउट, और इसके लिए हमने शाम सीरीज आउटलाइन के 5 चैप्टर को चुना है। आइए हम सबसे पहले ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर आर मौजूद हो जो कि एक सिंगल वेरिएबल यू पर डिपेंड कर रहा हो, जबकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं सच एज R1 ऑफ यू, R2 ऑफ यू, R3 ऑफ यू, वो किसी स्पेसिफाइड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, तो फिर हम जब उसका इंटेग्रल लेंगे उस वेक्टर का, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इंटेग्रल सिर्फ और सिर्फ उसके कंपोनेंट्स पर अप्लाई होगा, जबकि उन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में या उन कंपोनेंट्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होंगे वो उस होल इंटेग्रल के साथ क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और ये जो हमारे पास इंटेग्रल है जिस पर हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, कि जिस इंटरवल में वो हमारे पास आर जो है वो कंटिन्यूअस है, जिस टाइप ऑफ इंटेग्रल को हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल। इसको हम कहेंगे इंडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ R ऑफ यू। और अगर हमें एक ऐसा फंक्शन S ऑफ यू मिल जाए कि जिसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली दिस वेक्टर हो, तो फिर इस वेक्टर का इंटेग्रल जो है वो मालूम करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। देखें कि ये जो है R ऑफ यू, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, और हम जानते हैं कि फिर ये जो इंटेग्रल है वो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से क्या होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं कि कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा इसका वेक्टर वो होगा S ऑफ यू। और हमें पता है कि अगर कोई हमारे पास इंडेफिनेट इंटेग्रल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके रिजल्टेंट के साथ एक कांस्टेंट को प्लस करते हैं, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट आम नहीं है, वो एक आर्बिट्रारी कांस्टेंट वेक्टर है सी। और याद रहे, ये एक जो आर्बिट्रारी कांस्टेंट वेक्टर सी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ यू है। दैट इज के जिस सिंगल वेरिएबल पर हमारा वेक्टर आर डिपेंड कर रहा था, और उसी सिंगल वेरिएबल पर हमारा S ऑफ यू भी डिपेंड कर रहा है, जबकि ये जो है ये उस यू पर डिपेंड, ये जो सी है, नहीं कर रहा। और अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो जिस इंटरवल में ये R ऑफ यू क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस था, उसकी जो बाउंड्री जो है उसकी लिमिट हम इसके होल इंटीग्रल पर अप्लाई कर देंगे। जब हम इस होल इंटीग्रल पर अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की। और इस तरह हमने ये एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो तो वो इक्वल होगा, उसका इंटीग्रल इसके इक्वल होगा। और ये हमने एलिमेंट्री एलिमेंट्री इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ चुके हैं। वहां पर हम ऐसे करते थे कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता था जो कि स्पेसिफाइड इंटरवल में A to B में कंटिन्यूअस होता था, और हमने उसका जब इंटीग्रल मालूम करना होता था फंक्शन का, हम उसका जो फंक्शन की कर्व बनती थी उसके अंडर जो एरिया होता था उसको हम जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये कर्व बन रही है, इसके अंदर जो एरिया है ये वाला, तो ये जो ये ए है और ये बी है, ये जो एरिया है इस एरिया को हम क्या करते थे, इस एरिया को हम स्मॉल रेक्टेंगल्स में क्या करते थे, हम इसको डिवाइड कर देते थे। और इन स्मॉल रेक्टेंगल्स जो हैं इनका हम क्या करते थे कि हम इसका ना अलग अलग एरिया मालूम कर लिया करते थे, और इस सब एरिया को हम सम करते थे, और इस सम पर हम लिमिट अप्लाई कर दिया करते थे। तो इसको भी हम इस तरह से डिफाइन करवा सकते हैं। और अब हम लाइन इंटीग्रल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस पर हम कुछ सोल्व्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स पर। ये दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि एक वेक्टर दिया गया है
फिर कहते हैं कि उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल मालूम करो, और फिर उसका डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करो। ये उम्मीद है कि आप मालूम कर लेंगे, इंटीग्रेशन को आप जानते हैं। अब सेकंड में क्या है कि उसमें क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास टाइम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया है, और हमें एक्सेलरेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो वेक्टर है, उस कुछ इस तरह से है। और उस पर कुछ बाउंड्री कंडीशन दी गई हैं कि जब वो हमारे पास टाइम जो होगा वो टी नॉट होगा, तो वी जो कहते हैं कि वेलोसिटी, जब टाइम टी नॉट होगा मीन दैट का 0 होगा, तो वेलोसिटी और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो दोनों 0 होंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये क्या कहते हैं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें कांस्टेंट वेक्टर c1 आएगा जो कि आर्बिट्रारी वेक्टर है। तो हम फिर इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, ये वाली बाउंड्री कंडीशन जैसे हमने पुट की तो हमें जो सी वेक्टर वो मिल जाएगा। और जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम सी पुट करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ इस तरह से होगा कि हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। जब ये डिस्टेंस मिलेगा इसमें फिर एक C2 वेक्टर जमा होगा। तो फिर हम ऐसे करेंगे इस पर, फिर वो जो हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी वो हम इस पर अप्लाई करेंगे, और वेक्टर जो C2 वो मालूम करेंगे, और इस वेक्टर को हम इस रिजल्टेंट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें फाइनल जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा जो हमने मालूम करना था। और थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंटेग्रल दिया गया है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ये हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक यूं है कि ए वेक्टर है, एक उसका डबल डिफरेंशियल है वो भी वेक्टर होता है। तो हमने एक यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव ले लें ए ए क्रॉस डिफरेंशियल ऑफ ए का, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है ये वाला। और आप यहाँ पर देखें कि हमने ये सारा जो इंटीग्रेशन पहले पढ़ 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 चुके हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह अप्लाई करना है। और आप ये देखें कि यहाँ पर सेम वेक्टर है, इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो ये तो हो जाएगा 0, ये नल वेक्टर हो जाएगा। जब नल वेक्टर इसमें प्लस होगा तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा जो कि यहाँ पर ये आ रहा है। और जो ये वेक्टर है वो वेक्टर कुछ नहीं, वो ये वाला था। इसका मतलब है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि हम इंटेग्रल लेंगे, अब इसकी जगह हम वो वाला लिखेंगे। अब क्या होगा, इंटेग्रल जो होगा डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, और प्लस सी। ये देखें कि हम डिफरेंशियल को यूज करके हम किस तरह से इसको आसानी से सोल्व हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को। अब ये यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है कि एक स्पेस में पार्टिकल क्या है कि मूव कर रहा है, उसका मास m में है। और ये देखें ये इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है। अब आप ये देखें कि हमने एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि क्या कहते हैं कि जो फोर्स होती है, फोर्स इक्वल होती है m इंटू एक्सलरेशन। अब ये देखें कि m है, ये एक्सलरेशन है, इसका मतलब है ये जो है ये वाली फोर्स है। और इधर देखें तो ये भी रिलेशन है, तो ये भी मीन दैट ये है कि ये फोर्स ही होनी चाहिए। तो ये जो है एफ एक किस्म का मास है, और आर जो है वो उसकी क्या है कि डायरेक्शन है। मीन दैट ये है कि ये जो है ये वाला इसको हम कहेंगे कि एक किस्म का हमारे पास ये वाला एफ है ये, क्योंकि एफ ही एम ए के इक्वल होता है। तो ये कैसे हुआ कि ये यूं हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पेस है, एक्स वाई जी एक्सिस है इसके, ये ओ है मेन, ये सेंट्रल पोजीशन है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, अगर उसका पॉइंट पी है,
P पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करेंगे। अब इस वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर इस वेक्टर को हम F का नेम दे दें, तो अगर हम इस यहाँ पर इसको F नाम ना दें, तो इसको हम R तो क्या कहते हैं कि R नेम दे सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर R है। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि वो R होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये P और O के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। मतलब वो F ऑफ R है, उसको हमने F ऑफ R से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास R वेक्टर है ये वाला, अगर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है, अगर उसको हम R1 ले लें, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे कि ये जो R वेक्टर है, और उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड F ऑफ R पर डिवाइड कर दिया जाए, तो ये हमें यूनिट वेक्टर देगा, जिसको हम R हैट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको R1 का नेम दे दिया है, कि क्योंकि यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर होता है। तो अगर R वेक्टर, इसका मतलब ये जो R है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो अब आप अगर यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर F ऑफ R लिखा गया इंटू R1, इसका मतलब ये है कि ये एक फोर्स थी, जिसको ये एक क्या कहते हैं कि एक फोर्स थी जिसको हमने R वेक्टर से क्या किया हुआ, डिनोट किया हुआ है। तो ये बस ये थोड़ा सा आपको समझाने का ये मकसद था कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका एग्जैक्टली पता हो कि ये है क्या चीज। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। वो कह रहे हैं कि R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P measured from origin, and R1 is a unit vector in the direction of R, and F of R is a function of distance of P from O। फिर वो कहते हैं कि ये शो करो कि ये जो पोजीशन वेक्टर R है और इसका जो डेरिवेटिव है उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वेक्टर आता है, वेयर C इज अ कांस्टेंट। तो हम पहले ए पार्ट की जानिब जाते हैं। तो ए पार्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, दोनों को साइड पर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है आर क्रॉस से। जब हम आर क्रॉस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से होगा। लेकिन ये वाली साइड में जो आर और R1 है, ये देखें कि आर जो है वो एक वेक्टर था, और R1 जो है वो इसके डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर था। तो ये दोनों जो है एक ही लाइन पर है, इसका मतलब है पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और ये कोलिनियर भी है, कोलिनियर है तो पैरेलल जरूर है। तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वल टू नल वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड नल वेक्टर के इक्वल आ चुकी है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये डी और D2 इंटू आर क्रॉस DR ओवर DT लिख सकते हैं। ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने इंटीग्रेशन यूज की थी वो इसमें यूज हो रही है, वो फार्मूला यहाँ पर भी यूज हो रहा है। जो हमने ट्रिक यहाँ पर यूज किया था वही यूज हो रहा है वहां पर भी। यहाँ पर ए वेक्टर था, वहां पर क्या है कि आर वेक्टर है बस। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और राइट साइड से जब नल वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर C आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से गौर से देखेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इतना कि माची डिफिकल्ट नहीं है। और इसी तरह इसका अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वो कहते हैं इंटरप्रेट द फिजिकली द केसेस F ऑफ R इज लेस देन 0 एंड F ऑफ R इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, और लेस ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये जो डिस्टेंस है, ये अगर ये जो फंक्शन है ये अगर लेस देन 0 है,
तो फिर एक्सेलरेशन जो होगा, तो वो क्या होगा, वो रीजन की तरफ, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो रीजन की तरफ होगी, और अपोजिट टू R1 होगा, क्योंकि R1 यूनिट वेक्टर अलोंग दी R है। तो इसके डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। हैंस फोर इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स O, हाँ डायरेक्टेड टुवार्ड्स O होगी। इसी तरह अगर ये होगा F(r>0, तो फिर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम O होगी, और रिपल्सिव फोर्स होगी। ये देखें, ये आप इसको अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। फिर सेंट्रल फोर्स की बताई गई है कि आ फोर्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O, away from a fixed point O and having magnitude depending only on the radius R from O is called a central। क्योंकि इसमें जो वो सिर्फ R पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी हम सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। ये सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन लिखी, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद ही इसको क्या किया गया है कि डायग्रामेटिकली क्या है कि इसको दिखाया गया, एरियल वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। एरियल वेलोसिटी के बारे में आप पहले से जानते हैं कि अगर वेक्टर जो है, ये देखें, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये मूव करेगा, जितना मूव करेगा जो इसका एरिया बनेगा, इसको एरियल वेलोसिटी कहेंगे। और डेल्टा आर इसने क्या किया है कि यहाँ से डिस्टेंस तय किया है। और आपको पता है कि एरियल वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता है कि ये एरियल वेलोसिटी का फार्मूला है। आपने बस ये इधर से एरियल वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, ठीक है, आपका जो मेन काम है। उसके बाद डी पार्ट है, तो डी पार्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है इस डी पार्ट को करना। और उसके बाद इसका जो क्या कहते हैं कि इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि शो दैट द इलिप्स ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रॉम लिया गया है, मैकेनिक्स से लिया गया है। तो आपने ना इसका जो ये फार्मूला है इधर दिया गया था, फार्मूला किधर है, हाँ ये वाला फार्मूला, ये आपने याद रखना है, जहाँ के ई है जो वो सेंट्रिसिटी है, और एक कोनिक सेक्शन है हमारे पास, ये जो है ये एक कोनिक सेक्शन है ये वाला, ठीक है। जो फोकस है वो सन पर लिया गया है, और प्लेनेट जो है वो एक इलिप्टिकल क्या कर रहा है, वो ऑर्बिट बना रहा है। आपने ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि हम एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के हवाले से ये कर रहे हैं, तो इतना जरूरी नहीं कि हम इतने डिटेल में जाएं। बस यह फार्मूला याद रखें, यहाँ पर बस यही फार्मूला है, और इसकी सेंट्रिसिटी का फार्मूला भी ये दिया गया है। और लाइन इंटीग्रल को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे कीजिएगा, पूछिएगा, क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।